Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Imran Rafiq Bhatti and I would say a very warm welcome to our new video. And if you are new to our channel, please hit a subscribe button and share this channel with your friends. आज की जो वीडियो है वो OET स्पीकिंग सब टेस्ट पे है। आज की वीडियो हम देखेंगे व्हाट इज़ द बेसिक्स एंड इनसाइट ऑफ OET स्पीकिंग, व्हाट इज़ योर रोल ड्यूरिंग दिस OET स्पीकिंग सब टेस्ट, और वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने जहन में रख के अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन यूज़ किया और जो मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल था ड्यूरिंग माय रोल प्ले एंड OET स्पीकिंग सब टेस्ट। सो आज की हम वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द OET स्पीकिंग criteria, and we'll learn the basics about OET speaking. So let's begin the video. I will take you to my desktop and we'll try to learn what is inside. जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारा जो फोकस है वो OET स्पीकिंग का है और OET स्पीकिंग इज़ लास्ट सब टेस्ट विच यू विल अटेम्प्ट ऑन एग्ज़ाम डे। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें स्पीकिंग के बारे में, सो आज हमारा जो ओवरव्यू है वो यही है कि व्हाट इज़ इनसाइड, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ OET स्पीकिंग एंड हाउ वी कैन अप्रोच दिस एग्ज़ाम टेस्ट, एंड लेटर विल डिस्कस अबाउट द स्पीकिंग असेसमेंट क्राइटेरिया। अगर हम OET टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें, सो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट वन which lasts for 40 to 45 minutes. The reading is the second subtest which you will attempt and it lasts for 60 minutes. And the second last is writing, and you have to write a professional letter to another healthcare professional. अगर हम स्पीकिंग की बात करें, स्पीकिंग इज़ द subtest which lasts for 20 to 25 minutes. और अगर हम इसको देखेंगे, इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चंस होते हैं। दो क्वेश्चन से मेरी मुराद है कि इसमें दो ही रोल प्ले होते हैं जो एक्चुअली असेस होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डिवीज़न की बात करें, सो स्पीकिंग सब टेस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 sections. The first one is warm up, then you have to play one role play, the other one is the second role play which you will perform after first role play. OET speaking is प्रोफेशन स्पेसिफिक। इट मीन्स कि अगर आप नर्स हैं तो आपको नर्स का रोल प्ले दिया जाएगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर का रोल प्ले दिया जाएगा। और वो दो रोल प्ले होंगी जो पेशेंट सेंटर्ड होंगी, और ये 2 वे कम्युनिकेशन होंगी जो आपकी रिकॉर्ड होगी। और हर एक रोल प्ले अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स से लेके 10 मिनट्स तक होता है, और इसकी सेटिंग डिफरेंट होती है हर रोल प्ले की। इसकी की यही है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, और जब आपको रोल प्ले का प्रिपरेशन टाइम दिया जाए उसके बाद आपने अपना रोल प्ले खुद ही इनिशिएट या स्टार्ट करना होता है। सो आगे चल के हम इसमें जो ना वो डिटेल से बात करेंगे। प्रोफेशन स्पेसिफिक का मैंने आपको बताया, इसका मतलब यही है कि जो आपका रोल है, जो आपका प्रोफेशन है, उसी से रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई रोल प्ले दिया जाएगा। वो फर्स्ट रोल प्ले भी उसी से रिलेटेड होगा। अगर आप नर्स के लिए अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में तो आपको नर्स के लिए दिया जाएगा। अगर आप डॉक्टर के लिए अपेयर हो रहे हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको डॉक्टर का रोल प्ले दिया जाएगा। अगर आप फार्मेसी के लिए या फार्मासिस्ट हैं तो आपको वही रोल प्ले दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये पेशेंट सेंटर्ड होते हैं, हर रोल प्ले डिफरेंट होता है दूसरे से, उसकी सेटिंग डिफरेंट होती है, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना है और आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर होना है अपना रोल प्ले स्टार्ट करने के लिए। ओके जी, मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्स 20 मिनट्स हैं जो ऑफिशियल इसका टाइम है। 25 मिनट तक लास्ट कर सकता है, 20 से 25 मिनट्स तक। उसमें जो पहले 2 से 3 मिनट हैं वो वार्म अप सेक्शन होता है, ये वार्म अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको हर रोल प्ले से पहले 2 से 3 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है, फिर आप 5 मिनट तक वो रोल प्ले परफॉर्म करते हैं। तो इस अगर सारे टाइम को हम सम करें तो आपका टोटल टाइम 20 से 25 मिनट तक हो जाता है। ये एक सैम्पल टेस्ट है जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने डिस्प्ले किया। ये OET की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये कैंडिडेट कार्ड नंबर 2 है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फोकस करने की ज़रूरत है, बट अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे। इसमें आपका सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है आपका प्रोफेशन, जैसा आप देख सकते हैं टॉप पे लिखा हुआ है, और वो प्रोफेशन है नर्सिंग का। 3 कार्ड है नर्सिंग प्रोफेशन का। इसमें एक चीज़ मेंशन की होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है सेटिंग। ये इंडिकेट करती है कि कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रही है, और उसके बाद नीचे आपका रोल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नर्स,
और फिर उसके बाद आपके टास्क होते हैं जो बुलेट पॉइंट पे आगे मेंशन किए होते हैं। सो ओवरऑल इसको जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो किया है इसको कहते हैं कैंडिडेट कार्ड या रोल प्ले कार्ड। सेटिंग के आगे लिखा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हो रही है, एक नर्स की अपने पेशेंट के साथ या एक नर्स की किसी हो सकता है पेरेंट के साथ हो रही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स होते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, क्योंकि चाइल्ड के साथ तो आप कम्युनिकेट कर नहीं सकते, बच्चे के साथ रोल प्ले कर नहीं सकते, तो मदर होगी या फादर होगा। नर्स के सामने जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो बताती है कि ये कम्युनिकेशन का बेस क्या है, कि आप एक पेरेंट से बात कर रहे हैं जो कंसर्न है, जो वरिड है उसके वाइटल साइन को लेके, या उसकी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ की बात करें तो उसकी वीज़ को लेके या उसकी डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग को लेके वो परेशान है पेशेंट, और उसका पेरेंट आपके पास आए हैं और वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो टास्क के सामने ये चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कुछ वर्ब्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे फाइंड आउट, एक्सप्लोर, गिव, रेजिस्ट और रीअश्योर। ये वो वर्ब्स हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पे अपने रोल प्ले के ड्यूरिंग आवर रोल प्ले वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड, सिम्टम, ड्यूरेशन, पॉसिबल ट्रिगर, चेंजेस इन सेवेरिटी, ट्रीटमेंट गिवन, प्रीवियस ऑकरेंस। तो ये हमें बताता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट पे बात करनी होती है। तो अगर हम देखा जाए तो स्पीकिंग, मेरे हिसाब से स्पीकिंग इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ ओईटी सब टेस्ट। और ये इसमें अगर बहुत सारी चीज़ें हमें जो ना वो इसलिए क्लियर हो जाती हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटन फॉर्म में, हमारे प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है, और ड्यूरिंग रोल प्ले हम इसको होल्ड कर सकते हैं, हम इस पर कुछ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करें कि जो टास्क आपको दिए जाते हैं वो आप उसको लाजमी कंप्लीट करें, और उसको कंप्लीट करने से पहले आपने सेटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, और आपकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसको आपने अपने जहन में लाजमी रखना है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रही है। मेरे पास थोड़ा सा पेशेंट की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसका मेडिकल जो बैकग्राउंड है उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मेरे पास होनी चाहिए, कि अगर पेरेंट मेरे से बात करे तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या क्या पॉइंट्स जो ना वो डिस्कस करेंगे। और आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है, जब अपना प्रिपरेशन टाइम होता है उसमें सेटिंग को, आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को और अपने टास्क को, इन चीज़ों को आपने बहुत फोकस होके प्रिपेयर करना होता है। और ये जो बुलेट पॉइंट हैं मैंने एरो डाउन किया है, ये अपने बुलेट पॉइंट कवर करने होते हैं, और ये लाजमी नहीं कि आपने सारे ही कवर करने होते हैं, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ इन्फॉर्मेशन पेशेंट के पास जाएगी, आपके पास आएगी, टू वे कम्युनिकेशन है, कुछ पेशेंट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे। और सब सेटिंग बताती है कि कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रही है। नर्स का मतलब है कि वो आपका रोल है, आप नर्स का रोल प्ले करोगे, और टास्क का मतलब है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान या अपने रोल प्ले के दौरान अपने इंटरलॉक्यूटर के साथ उसको जो ना वो डिस्कस करना है। सो कोशिश ये करनी है आपने कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो आपके इसमें कवर हो जाए, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो पेशेंट के साथ, क्योंकि हमें तो अपना रोल दिया गया है कि आपने इन चीज़ों पे बात करनी है, तो अब अगर हम देखें तो उस रोल प्ले में सेकंड जो पार्टनर है या जो इंटरलॉकेटर है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ये वाला कार्ड होगा। इसको अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ओईटी सैम्पल टेस्ट, नर्सिंग प्रोफेशन है, सेटिंग है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, और नीचे लिखा हुआ पेरेंट। इसका मतलब ये है कि जो इंटरलॉकेटर होगा उसके पास भी इसी कार्ड का दूसरा हिस्सा होगा, और वो रोल प्ले कर रहा होगा एक पेरेंट का। सो इस बात से आपने कभी नहीं घबराना कि जो वहाँ पे इंटरलॉकेटर है वो आपको असेस कर रहा है, आपने इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग हिज ओन पार्ट। वो इंटरलॉकेटर है, वो आपको फैसिलिटेट समझेंगे कर रहा है, वो इसका अपना एक रोल है, और आपका अपना रोल है, आपने अपना रोल प्ले करना है। सो ये जो कम्युनिकेशन है ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये आइल्स से बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे सारा जो सेंटर्ड है वो पेशेंट सेंटर्ड होके सारी कम्युनिकेशन होगी। आइल्स इज़ अ डिफरेंट, उसमें एक जर्नल ओवरव्यू है, आप अपना ओपिनियन देते हो, अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप यूज़ कर सकते हो,
अपनी थिंकिंग को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपने ये जो एक फॉर्मेट बना हुआ है इससे आपने बाहर नहीं जाना। अगर आपने जो आपको बुलेट पॉइंट या जो आपको टास्क दिया गया है उससे हट के बात करेंगे, अगर आप पेशेंट सेंटर्ड हो के बात नहीं करेंगे, अगर आपने इन पॉइंट्स पे या इन टास्क पे जो आपको दिए गए हैं उस पर बात नहीं करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो आप अगर अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो इस रोल प्ले कार्ड को समझना ही एक जो है ना वो इसकी की है। अगर आपने इसकी सेटिंग को समझ लिया, अगर आपने अपना रोल समझ लिया, अगर आपने अपने टास्क समझ लिए और आपने एज्यूम करना है कि जो इंटरलॉकेटर है वो पेरेंट का अगर रोल प्ले कर रहा है या वो पेशेंट का या वो फैमिली का रोल प्ले कर रहा है, तो उसके पास जो कार्ड होगा मुझे उसको भी अंडरस्टैंड करना होगा। एज्यूम ये करें कि वो पर्सन मुझसे ये सवाल पूछ सकता है या मुझे ये सारे क्वेश्चन जो है ना उसको आंसर करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि मुझे ही सिर्फ बोलना है, क्योंकि वो इंटरलॉकेटर है वो आपको क्वेश्चन प्रॉम्प्ट देगा। वो अपनी जो यहाँ पे जैसे अगर इसकी बात करें तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में इंटरलॉकेटर को ये टास्क दिया गया है कि यू आर द पेरेंट ऑफ अ 3-year-old गर्ल, और नर्स वाले रोल में उसको बताया गया कि यू आर अ नर्स टेकिंग केयर ऑफ अ 3-year-old गर्ल। तो दोनों में एक में पेरेंट को बताया गया कि आप पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं और नर्स वाले रोल में बताया गया था आप नर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके जी। अच्छा, की इसमें ये है कि जो इन्फॉर्मेशन रोल प्ले पे लिखी होंगी और वो जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स होंगे वो भी आपको वो हाईलाइट करके या आपके सामने बुलेट पॉइंट में लिखे होते हैं कि कौन से पॉइंट आपने जो ना वो हाईलाइट करने हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मेंशन की होती है। आपने बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं है। और इस ओईटी स्पीकिंग सब टेस्ट की जो की है वो यही है कि जो रोल प्ले में आपको लिख के दिया गया है उसको आपने लाजमी कवर करना है, और अगर उसको आप लाजमी कवर कर लेंगे और अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे और अगर आप टू दी पॉइंट फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे तो बहुत इजी चांस है कि आपके जो स्कोर हैं वो ज़्यादा हाई हो सकते हैं। और ड्यूरिंग रोल प्ले आप उस कार्ड को अपने पास रख सकते हैं। अगर आप उस पर लिखना चाहते हैं आप उस पर लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उस पर नोट्स बना सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। और अगर आप उसमें से देख के पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके जी। सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अ रैशनल ऑफ ओईटी स्पीकिंग, सो इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि क्या ऐसे कैंडिडेट जो ओवरसीज़ हैं क्या वो इंग्लिश एनवायरनमेंट में सेफली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या वो पेशेंट को रीअश्योर कर सकते हैं, क्या उनको क्लियरली मेडिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या वो अगर पेशेंट अपसेट है तो उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कोई रिफ्रेज कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को, आर दे एबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस। So basically in OET speaking, they check the ability of OET candidate to express, to explain, to understand patient prospectus and engage with the variety of patients, including different ages, personalities, or different health concerns. सो OET स्पीकिंग सब टेस्ट जो ना ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी देता है कैंडिडेट को कि वो अपने पेशेंट के साथ नेगोशिएट कर सकें, उनको क्लियरली उनकी जो मेडिकल अगर एक्सप्लेनेशन है कुछ तो उसको क्लैरिफाई कर सकें, अगर पेशेंट अपसेट है तो उसको मैनेज कर सकें, अगर कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके बारे में उनको एक्सप्लेन कर सकें, या उनके जो अपने व्यूज़ हैं या जो पेशेंट के ओपिनियन है उनको रीफ्रेज कर सकें, क्या वो इस काबिल हैं कि पेशेंट को वो कन्विंस कर सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट को मिलती है कि वो पेशेंट से इंफॉर्मेशन ले सकें और फिर उनको वापस इंफॉर्मेशन दे सकें और जो उनके क्वेश्चंस हों उनको वो आंसर कर सकें। और ये ओईटी स्पीकिंग सब टेस्ट जो ना पेशेंट जो कैंडिडेट हैं उनको वैरायटी ऑफ पेशेंट्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है उसकी अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ओईटी स्पीकिंग सब टेस्ट में हर कैंडिडेट के पास डिफरेंट पेशेंट होता है, डिफरेंट सेटिंग होती है, डिफरेंट सिनेरियोज उनको जो ना वो दिए जाते हैं। सो आपने अपनी प्रिपरेशन टाइम में इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओईटी सब टेस्ट को अगर देखा जाए तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ वार्म अप सेट कन्वर्सेशन एंड दिस इज़ नॉट असेस्ड, and second one is the first role play which is called actual role play,
role play number 1 or 2 or 3 or 7 or 6, and second role play which is also assessed. So basically इसमें जो 2 कन्वर्सेशन है, जो 2 रोल प्ले है, वही असेस्ड होते हैं. इसमें आइल्स की तरह जो पहला वार्म अप कन्वर्सेशन होती है या वार्म अप सेक्शन होता है वो असेस नहीं होता. तो इस तरह से एक प्लस पॉइंट भी कैंडिडेट को मिल जाता है. और वार्म अप सेक्शन की जो ज़रूरत है या वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन दैट सब टेस्ट, उसकी रीज़न ये है कि ये अलाउ करता है कैंडिडेट को और इंटरलॉकेटर को एक दूसरे की वॉइस के साथ, एक दूसरे के एक्सेंट को समझने के लिए, एक दूसरे की स्पीकिंग को समझने के लिए और एक दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये वार्म अप सेक्शन जो है ना वो इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है. बट जो आपकी कन्वर्सेशन है वो 2 रोल प्ले जो फर्स्ट एंड सेकंड रोल प्ले होता है सिर्फ वही असेस होता है. अगर हम बात करें कि वार्म अप सेक्शन में क्या होगा, सो इसमें जनरल डिस्कशन होती है. इंटरलॉकेटर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, वो टेस्ट का फॉर्मेट बताता है और उसके बाद जब वो टेस्ट का फॉर्मेट बताता है वो कैंडिडेट को रिलैक्स करने की एक तरह की स्ट्रेटजी होती है ताकि उसको पता हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस सब टेस्ट. और ये 2 से 3 मिनट का होता है. उसमें आपकी प्रोफेशनल इंटरेस्ट के बारे में या आपकी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में सवाल पूछा जाता है. आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, what are the challenges which the professional are facing in your field, or they can ask you introduce yourself, tell us about your previous experience and what is your future plan, which country is the favorite one for you. सो इस सेक्शन का पर्पज़ ये होता है कि कैंडिडेट रिलैक्स हो जाए और उसको जो इंटरलॉकेटर है उसका एक्सेंट समझ आ जाए, उसका स्पीकिंग का जो पैटर्न है वो समझ आ जाए और जो इंटरलॉकेटर है उसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी कैंडिडेट के एक्सेंट को समझ सके. सो बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि दोनों तरफ जो प्लेयर है, क्योंकि कैंडिडेट भी एक प्लेयर है और इंटरलॉकेटर भी प्लेयर है, तो वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके ताकि जो उनकी आने वाली कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो सके. ये पार्ट जो है ये इंटरलॉकेटर कंट्रोल करता है इसको, इसलिए इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती. इसमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, आपको ये बताया जाता है या आपसे पूछा जाता है कि आप ये टेस्ट एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल दे रहे हैं या एज अ डॉक्टर दे रहे हैं या एज अ फार्मासिस्ट दे रहे हैं. आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसके साथ एग्री होते हैं. फिर वो आपकी आईडी चेक करते हैं कि अपनी आईडी जो है ना उसको डिस्प्ले करें. आपको आपका कैंडिडेट नंबर बताया जाता है या आप उसको रिपीट करते हैं या आप अपना नाम रिपीट करते हैं फॉर द रिकॉर्ड पर्पज़. बस इस तरह की जनरल जो डिस्कशन है वो इसमें होती है. तो इस ओईटी सब टेस्ट का सारा पैटर्न आपको समझाने के बाद वो आपको बताते हैं कि इसके बाद फर्स्ट रोल प्ले होगा, आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा, और फिर सेकंड रोल प्ले होगा, उससे पहले भी आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा और फिर आपने उसको स्टार्ट करना होता है. तो अगर हम बात करें ओईटी स्पीकिंग फर्स्ट रोल प्ले की, तो कैंडिडेट को जो टाइम दिया जाता है बोलने के लिए वो 5 मिनट का होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 5 मिनट पूरे हो गए तो आप स्टॉप हो जाएं. जब तक आपको इंटरलॉकेटर या वो बंदा जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है, अगर वो आपको मना ना करे कि आप चुप हो जाएं या स्टॉप हो जाए या नाउ विल मूव टू सेकंड रोल प्ले, जब तक आपने अपनी जो बात है उसको आपने कंटिन्यू रखना है. आपने टाइम पे फोकस नहीं करना बल्कि आपने अपनी सारी कन्वर्सेशन पे फोकस करना है. तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ड्यूरिंग द रोल प्ले और वो जो कार्ड है, जो पेपर है, वो आपके पास रहता है. आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर उसमें आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा या उसको और यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, सो यू कैन आस्क इंटरलॉकेटर, सो दे विल हेल्प यू, दे विल मेक इट क्लियर फॉर यू. फिर जैसे ही आपका प्रिपरेशन टाइम अप हो जाएगा, आपने ख़ुद ही उस रोल प्ले को इनिशिएट करना है. इस चीज़ को आपने जहन में लाजमी रखना है. फिर जैसे ही या तो आपने जो पॉइंट्स हैं वो कम्प्लीटली कवर कर चुके होते हैं या उसके जो क्वेश्चंस हैं इंटरलॉकेटर के वो ख़त्म हो जाते हैं या 5 मिनट पूरे हो जाते हैं, तो वो खुद ही आपको मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि नो विल स्टार्ट सेकंड रोल प्ले, और फिर आपको एक नया कार्ड दे देते हैं या उसी के पीछे जो कार्ड होता है वो उसमें आपको सेकंड रोल प्ले करना होता है. लेकिन अगर आपको वो मना नहीं करते तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसको समराइज़ कर दें. कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
4.5 मिनट हो गया है और 30 सेकेंड अभी आपके पास है, तो आप अपनी जो सारी जो कन्वर्सेशन है हुई है पेशेंट के साथ, तो उसको आप समराइज़ कर दें कि लेट मी समराइज इट फॉर यू, सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जो आपका टाइम बच रहा है उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट आपने कभी भी वहाँ पे स्टॉप नहीं होना और कभी भी घबरा के या कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ओ ये तो 4.5 मिनट में ख़त्म हो गया है, 4 मिनट 30 सेकेंड में फ़िनिश हो गया, तो अब 30 सेकेंड में क्या करूँ। तो आप उसको समराइज़ करें और इसकी की यही है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें, कॉन्फिडेंट रहें और फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी आपने शो करनी है और अपनी जो टोन है उसको पोलाइट रखना है। बहुत एग्रेसिवली या ओवर स्पीड नहीं होना आपने, या बहुत ही स्लो या लेज़ी नहीं होना आपने। और अपनी जो टोन है उसको नेचुरल रखें, अपना जो एक्सेंट है उसको आप नेचुरल रखें, क्योंकि इसमें आपका एक्सेंट कोई रोल प्ले नहीं करता। इसमें जो आपकी हाई फाई वो कैब है वो कोई रोल प्ले नहीं करती। आपने पेशेंट सेंटर रहना है, नॉर्मल स्पीड रखनी है, नॉर्मल टोन रखनी है और अपना जो एक्सेंट है, जो आपका नेचुरल एक्सेंट है, उसको आपने कंटिन्यू करना है। समटाइम क्या होता है कि कैंडिडेट अपना एक्सेंट अच्छा बनाने के चक्कर में अपनी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सेंट की तरफ ले जाते हैं, और जो एक्चुअल जब पर्पस होता है इस सारी कन्वर्सेशन का या सारे रोल प्ले का, वो ये होता है कि क्या आप इस काबिल हैं कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कर सकें, उसको समझ सकें, उसके कंसर्न को एड्रेस कर सकें। और जो पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स या इशू आपके साथ रेज़ कर रहा है या आपको बता रहा है, क्या आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, क्या आप उसको सुन रहे हैं, क्या एक्टिव लिसनिंग है, क्या आप एकोइंग कर रहे थे, क्या आप उसको एक्नॉलेज कर रहे थे, या आपने प्रोफेशनल वे में उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जो उसकी टर्मिनोलॉजी थी उसको क्लियर किया है या नहीं किया। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस कर देते हैं अपने एक्सेंट पे या अपनी स्पीड पे, और वैसे भी जब नर्वस हो जाता है बंदा तो वो ओवर स्पीड हो जाता है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो इस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फिर स्कोर जो है वो लो हो। सेम जैसे आपने रोल प्ले 1 किया होता है, वो इंटरलोकेटर आपको रोक देता है, फिर वो कहता है कि लेट गो फॉर सेकंड रोल प्ले और लेट स्टार्ट सेकंड रोल प्ले। फिर वो आपको एक कार्ड दे देता है, उसमें आपका रोल प्ले होता है, डिफरेंट सेटिंग के साथ होता है, लेकिन आपका रोल वही रहता है। आप नर्स होते हैं, सेटिंग चेंज हो सकती है, आपके टास्क चेंज हो सकते हैं, पेशेंट चेंज हो सकता है, फिर उसकी फैमिली चेंज हो सकती है। फिर आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलता है जो प्रिपरेशन टाइम होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन राइट ओवर द कार्ड, उस पर आप लिख सकते हैं, आप कोई हाईलाइट कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और फिर आपने ही रोल प्ले स्टार्ट करना होता है। और इस चीज़ को लाजमी अपने माइंड में रखें कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अपने प्लान अच्छे से करके चलना है। जो जहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड आउट, सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द कंसर्न ऑफ द पेशेंट। जो आपको टास्क दिया गया उस पे आपने फोकस करके चलना है। बी फ्लेक्सिबल, बी कॉन्फिडेंट। एंड इसमें जो की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की है ना, वो यही है, एक्टिव लिसनिंग है। डोंट इंटरप्ट द पेशेंट व्हेन ही इज़ स्पीकिंग। और जब वो कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है तो उसके बाद आप उसको एक्नॉलेज करें। और अगर आप कोई चीज़ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करें कि इज़ दैट ओके फॉर यू, आर वी ऑन द सेम पेज, इज़ एवरीथिंग क्लियर। आप इस तरह की फ्रेज़ यूज़ करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि जो कुछ आपने पेशेंट को बताया था वो उसने अच्छे से समझ लिया या नहीं। इफ़ ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वेल, देन एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली। और अगर आपको ये फील हुआ है कि कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया है ड्यूरिंग दैट रोल प्ले, सो डोंट वरी, आप उस पॉइंट पे दोबारा भी आ सकते हैं। कोई ऐसा बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाइन बाय लाइन चलना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। नहीं, अगर पेशेंट ने हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी पूछ ली हो तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि लेट मी कंप्लीट माई टास्क। तो अगर पेशेंट ने कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ली है तो आपने उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, आप उसको आंसर करें, देन यू कैन कम बैक टू योर टास्क। आप अपने पॉइंट पे आप दोबारा आ सकते हैं। अगर उसने कोई चीज़ ऐसी पूछ ली है जो आपके रोल प्ले कार्ड में नहीं है तो भी आपने उसको एड्रेस करना है। उसको पोलाइटली टैकल करें और उसको ब्रीफली थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बता के जो भी उसका क्वेश्चन था, और फिर आप अपने रोल प्ले के उस पॉइंट पे आ जाए जहाँ से आपने छोड़ा था, और फिर इस तरह से आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये बहुत इजी रखेंगे अगर इसको बहुत सिंपल रखेंगे, कोई सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी यूज़ नहीं करेंगे,
बहुत ज़्यादा मेडिकल jargon यूज़ नहीं करेंगे, अगर यूज़ किए तो उसको एक्सप्लेन कर दें, और आपने जजमेंटल नहीं होना। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है और उसको अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट assessment criteria. It has been divided into two parts. Number one is linguistic criteria, which has 6 marks, and second one is communication criteria, which has 3 marks in each point. So who will assess and who will give you scores? So होता क्या है कि इंटरलोकेटर के पास एक डिवाइस होती है, रिकॉर्डर होता है, वॉइस रिकॉर्डर, उसको आपकी सारी कन्वर्सेशन को वार्म अप सेक्शन से लेके लास्ट तक उसको रिकॉर्ड करता है। फिर वो रिकॉर्डिंग आपकी ऑस्ट्रेलिया जाती है, और फिर वहाँ पे जो असेसर्स होते हैं वो असेस करते हैं, और आपकी सारी कन्वर्सेशन ये दो ही स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया या बेंचमार्क के अगेंस्ट असेस होती है, और फिर आपको स्कोर दिया जाता है। So your audio will be assessed against intelligibility, fluency, appropriateness of language, resources of grammar and expression, and each has 6 marks. And later on we will discuss about this in detail. क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, what does mean by intelligibility, fluency, appropriateness of language, resources of grammar and expression, इन सब का मकसद क्या है, ये क्या होता है। जब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे देन यू कैन स्कोर बेटर। OET स्पीकिंग सब टेस्ट का जो सेकंड क्राइटेरिया है दैट इज़ कम्युनिकेशन क्राइटेरिया, एंड इट हैज़ 5 सब सेक्शन including relationship building, understanding and incorporating the patient's perspective, providing structure, information gathering and information giving। और फिर हम आगे चल के इसके जो सब सेक्शन है उनको हम डिटेल से देखते हैं। एंड ईच पॉइंट हैज़ 3 marks, just keep in mind, and do not forget to get a better understanding about this assessment criteria. If you will know the assessment criteria, you know what you have to do, what is your next step, how you can improve your speaking against these criteria. So let's talk about linguistic criteria. So इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटेलिजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो फॉर एग्ज़ाम। और आप जिस भी एकेडमी से कोचिंग ले रहे हैं या जहाँ से भी अपनी क्लासेस ले रहे हैं, मेक श्योर कि ये चीज़ें आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो स्पीच है वो किस तरह से सुनी जाती है और किस तरह से समझी जाती है, और इसमें इंक्लूडिंग है आपकी प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, आप वर्ड स्ट्रेस कैसा यूज़ कर रहे हैं, रिदम कैसी है आपकी, पिच कैसी है, और आपका एक्सेंट कैसा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे, इंटोनेशन पे, स्ट्रेस पे, रिदम पे, पिच पे, एक्सेंट पे काम करेंगे तो आप अपना जो ये क्राइटेरिया है उसको मीट करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझने की है कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वर्ड स्ट्रेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और आपकी जो रिदम है या जो पिच है या जो एक्सेंट है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे इन सारी चीज़ों को आप अपने जहन में रख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो इन्हीं पॉइंट्स के अगेंस्ट असेस होगी। अगर आपका वर्ड स्ट्रेस अच्छा है, अगर आपने रिदम अच्छा यूज़ किया है, आपने पिच को ऊपर नीचे रखा है, एक्सेंट आपने अपना नेचुरल रखा है, आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेके आए अपने एक्सेंट में। फॉर एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रोल प्ले में आपने उस पर एम्फेसाइज़ किया है, या आपने कुछ सिग्नल वर्ड्स यूज़ किए हैं जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपके स्कोर को मैक्सिमाइज़ करते हैं। और आपके जो प्रोफेशन में जो कॉमन वर्ड्स यूज़ होते हैं या जो फ्रेजेस यूज़ होती हैं उसको आप प्रैक्टिस करें और उसको अच्छे से प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, तो इस तरह से आप अपना जो स्कोर है वो बेटर कर सकते हैं। क्योंकि स्पीकिंग सिर्फ बोलने से ही आती है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप और उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उतनी आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाएगी, उतनी आप वर्ड्स पे कमांड बेहतर हो जाएगी, आपकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट्स वाई प्रैक्टिस इज़ अ की। आप अपने रोल प्ले को प्रैक्टिस करें, डिफरेंट कैंडिडेट के साथ प्रैक्टिस करें, अपने टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करें,
then you will be more confident in speaking. OET रोल प्ले OET के जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे उस पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर हम आसान लफ्ज़ों में ये समझना चाहें कि इंटेलिजिबिलिटी क्या होती है, तो इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हाउ वेल योर स्पीच कैन बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। अगर आपकी स्पीच अच्छे से सुनी जा सकती है और उसको समझा जा सकता है, देन देर इज़ अ चांस दैट यू विल गेट अ हायर स्कोर। इसलिए मेरी सजेशन है उन सब फ्रेंड्स के लिए जो अपने एक्सेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या उनका फोकस ये है कि हम अगर इंटरलोकेटर को इम्प्रेस करेंगे तो शायद हमारा स्कोर अच्छा हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपका असेसर नहीं है, वो सेकंड प्लेयर है आपकी कम्युनिकेशन का, वो दूसरा रोल कर रहा है, आप अपना रोल कर रहे हैं। दिस स्ट्रेटजी विल नॉट हेल्प। ओके जी, जो सेकंड कंपोनेंट है लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया का, वो फ्लुएंसी है। इसका मकसद ये होता है कि हाउ योर स्पीच इज़ डिलीवर्ड इन टर्म ऑफ रेट, स्पीड एंड नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीड। उसके टिप्स ये हैं या उसकी स्ट्रेटजी ये है कि अपनी स्पीड को नेचुरल रखें, आप बहुत स्लो ना बोलें और बहुत फास्ट ना बोलें। अगर आप बहुत स्लो बोलेंगे तो देर आर सम चांसेस कि जो लिसनर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए कि आप फिनिश नहीं हो रहे। और इसी तरह से अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, सो ही विल फाइंड डिफ़िकल्टी टू कम्प्रीहेंड। आप बस नेचुरल पॉज लें और वो हेल्पफुल होते हैं। आप जो अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपने कोई चीज़ समझाई है, उसके बाद एक नेचुरल पॉज लें, कुछ समझाना चाह रहे हैं उससे पहले एक नेचुरल पॉज लें। और अपना जो फोकस है वो यही है कि आपने एक्सेसिव जो हेजिटेशन है उसको अवॉइड करना है। जो सेल्फ करेक्शन होती है या जो फिलर्स होते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे और इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आप अपना जो OET का जो स्कोर है, क्योंकि आपने ये क्राइटेरिया मीट किया है, इसलिए आपका स्कोर जो है ना वो मैक्सिमाइज हो सकता है। और इसकी की यही है कि जो आपकी नर्व्स हैं उसको कंट्रोल करें और कॉन्फिडेंट रहें, फ्लेक्सिबल रहें, कोई एक्सेंट कॉपी ना करें, क्योंकि अगर आप कोई एक्सेंट कॉपी करेंगे, आप पहले 2 मिनट 3 मिनट चलें बहुत अच्छा सा बोल लेंगे, बट फिर आपके पास जब वर्ड बैंक नहीं रहेगा, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आप अपने जब नेचुरल एक्सेंट पे स्विच होंगे, सो यू विल फाइंड सम डिफ़िकल्टी, देन फिलर्स भी होंगे, हेजिटेशन होगी, आप सेल्फ करेक्ट करेंगे चीज़ों को। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अपना एक्सेंट नेचुरल रखें, अपनी टोन नेचुरल रखें, अपना पेस नेचुरल रखें, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी जो स्पीच है उसको बहुत स्मूथ लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया के थर्ड कंपोनेंट की, जिसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि जो आप प्रोफेशनल, जिस प्रोफेशन में आप हैं, क्या आप उसके जो सूटेबल वर्ड्स हैं या जो सूटेबल लैंग्वेज है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप इस काबिल हैं कि जो आप प्रोफेशनल लैंग्वेज है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उसको सिंपल टर्म्स में पेशेंट को अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ड्यूरिंग रोल प्ले आपने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, तो आपका ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है। उसकी टिप्स ये है या उसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपने जो मेडिकल टर्म्स या जो टेक्निकल टर्म्स हैं या मेडिकल jargon है या जो प्रोसीजर हैं, आपने उनको नॉन मेडिकल वर्ड में प्रैक्टिस करना है कि मैं अगर पेशेंट से बात करूँगा या मैं रिलेटिव से बात करूँगा तो मैं उनको कैसे ये चीज़ समझा सकता हूँ। अब उनको फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल jargon या मेडिकल टर्म नहीं पता, क्योंकि वो तो एक लेमैन है, वो मेडिकल पर्सन नहीं है। आप किसी नर्स से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने उसके लेवल पे आके समझाना है उसको। अगर आप कोई प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने उनको ये बताना है कि आपका डायलिसिस होगा, आपने उसको डायलिसिस के लिए कन्विंस करना है या उसका एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप उसको एक लेमैन लैंग्वेज में बताएंगे, बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मेडिकल jargon, कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायलिसिस की जगह आप यूज़ कर सकते हैं किडनी वॉश का वर्ड। इसका दूसरा कंपोनेंट ये भी है कि क्या आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को, अपनी टोन को एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पेशेंट को सैड न्यूज़ दे रहे हैं
या उनकी फैमिली को सैड न्यूज़ दे रहे हैं, या किसी एंग्री पर्सन से या पेशेंट से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, या किसी डिप्रेस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो आर यू एबल टू मॉडिफाई योर स्पीच? ओके जी, सो हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया में, या उसका जो कंपोनेंट है, वो है रिसोर्सेज ऑफ ग्रामर एंड एक्सप्रेशन. दिस क्राइटेरिया इंडिकेट द एक्यूरेसी एंड द रेंज ऑफ लैंग्वेज यूज्ड, हाउ इफेक्टिवली एंड नेचुरली यू कैन कम्युनिकेट इन हेल्थ केयर सेटिंग. इसका मतलब ये है कि क्या आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप पैराफ्रेज कर सकें, आपकी स्किल ऐसी है कि आप डिफरेंट फ्रेज यूज़ करके डिफरेंट आइडियाज़ के साथ पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकें. सो ये क्राइटेरिया चेक करता है कैंडिडेट की एबिलिटी कि क्या वो डिफरेंट तरीक़ों से पेशेंट के साथ या फैमिली के साथ हेल्थ केयर सेटिंग में कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर बात करें कि जब मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से हम लेते हैं या उसका मेडिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस हम करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस वन, व्हेन डिड यू नोटिस दिस वन, हाउ डिड यू टैकल दिस वन, आर यू टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, आर यू डूइंग समथिंग एल्स, डिड यू ट्राइड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीटमेंट. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करके हम अपनी जो रेंज है उसको बढ़ाते हैं कि हम हमारी जो लैंग्वेज है, हम पेशेंट की जो वर्ड्स हैं उनको रीफ्रेज करते हैं या पैराफ्रेज करते हैं कि सो यू आर ट्राइंग टू से दैट योर डाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, राइट. इस तरह से हम पैराफ्रेज करके या रीफ्रेज करके अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट, नाउ विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन क्राइटेरिया. उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, और उसके 4 सब क्राइटेरिया हैं. सबसे पहले है कि आपने जो अपनी कन्वर्सेशन थी उसको किस तरह से इनिशिएट किया, आप किस तरह से इंटरेक्ट हुए पेशेंट के साथ, आपने ग्रीट किया फ्रेंडली मैनर्स में, कॉन्फिडेंट वे में, आपने वेलकमिंग मैनर्स में, आपने एक रैपो बिल्ड की पेशेंट के साथ या नहीं, आपने अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया. फिर दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आप रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है आपका, अगर आप पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे, तो क्या आप उसकी परमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे कोई क्वेश्चन पूछने से पहले. यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव व्हेन यू आर डिस्कसिंग पर्सनल इश्यूज लाइक मे बी आ सेक्शुअल लाइफ. और लास्ट वन है कि अगर पेशेंट कोई इमोशनल स्टेट में है, इफ़ ही और शी इज़ वरीड, या वो सैड है, या वो कोई अपना पेन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके साथ, तो आपने एम्पैथी शो करनी है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है. तो आपने उनको इनकरेज भी करना है, आपने एम्पैथी भी शो करनी है क्योंकि वो जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, किस तरह से आप एटीट्यूड है आपका, जजमेंटल है या नॉन जजमेंटल, या आप एम्पैथी शो कर रहे हैं, या आप परमिशन ले रहे हैं पेशेंट से या नहीं, जब सेंसिटिव चीज़ें इशू का डिस्कस करते हैं उनके साथ, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपने स्कोर को और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. और ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे अपने पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास न्यू पेशेंट आता है, व्हेन यू आर टेकिंग हिज हिस्ट्री यू विल आस्क सम पर्सनल क्वेश्चंस. तो आप पहले उनसे उसकी परमिशन लेते हैं, देन यू विल आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन. कम्युनिकेशन क्राइटेरिया का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव. और फिर इसके 3 और पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ना वो एनलिस्ट कर दिए हैं. इसका पर्पज़ ये होता है कि क्या पेशेंट्स के आइडिया या उसके जो कंसर्न है या जिस उसकी एक्सपेक्टेशन है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं. अगर पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं अबाउट देयर इलनेस, अगर उनको हमने जानना है, then we need to ask appropriate questions. And if they are worried, if they are anxious, we need to know what is the reason. Sometime ये होता है कि पेशेंट कोई जॉब कर रहे हैं और उनकी जो इलनेस है डेफिनेटली उस पर अफेक्ट होगा उनके वर्क पे, और आप चाहते हैं कि वो ऑफ ले, बट पेशेंट इज़ नॉट विलिंग टू टेक ऑफ फ्रॉम देयर वर्क, और they are not able to take. So we have to understand the perspective of the patient as well. और समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जो अपनी जो इश्यूज़ हैं वो बताते हुए हेजिटेंट होते हैं, बहुत सारी हेजिटेशन होती है.
तो क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज़ एबल टू आस्क देम अबाउट देयर इलनेस, एंजाइटीज़, वरीज अकॉर्डिंग टू पेशेंट एक्सपेक्टेशंस। सो अगर आपने पेशेंट के क्यूज़ को, उसके हेजिटेशन को, उसके टोन को अंडरस्टैंड करके आपने उनको फैसिलिटेट किया है कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें या अपनी एक्सपेक्टेशन को आपके साथ शेयर कर सकें, सो देन यू मेट दैट क्राइटेरिया। सो ये बहुत एक स्किल होती है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। दूसरा ये होता है कि जो एक्सप्लेनेशन बाज़ का पेशेंट किस तरह की चाहिए होती है, जो वो सुनना चाह रहा है, या जब हम उसको बताना कुछ और चाह रहे हैं और पेशेंट कुछ और सुनना चाह रहा है, तो हम उसको पूछ सकते हैं कि कैन यू एलेबोरेट, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो हम उसको अलाउ करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर सके, ताकि उसके जहन में हो सकता है कुछ और हो, वो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो और हम अपने जहन में कोई और ही सिनेरियो बना के बैठे हों। सो आपने जब अपनी कम्युनिकेशन करनी है पेशेंट के साथ, तो उसको अलाउ करना है कि वो अपनी फीलिंग को आपके साथ फ्रीली शेयर कर सके। जब वो अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर करेगा तो आपके पास चांस होगा कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकें। ओके जी, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन क्राइटेरिया का, वो है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, और इसकी भी आगे सब डिवीज़न है और इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ सीक्वेंसिंग ऑफ इंटरव्यू, सेकंड इज़ साइन पोस्टिंग changes in the topic, the third one is using organizing technique in explanation. सो हम इनको बारी बारी देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो आपकी कन्वर्सेशन है या जो आपका रोल प्ले है, आपने उसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया है। क्या आपने उसको सीक्वेंस के हिसाब से रखा है, या आपने एक पॉइंट पहले वाला डिस्कस कर लिया, फिर लास्ट वाला, फिर बीच में से। या अगर आपकी कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका जो रोल प्ले है या जो आपका पेशेंट के साथ जो कंसल्टेशन थी वो ऑर्गेनाइज नहीं है, सो यू डिडंट मेट दिस क्राइटेरिया, सो देर आर चांसेस कि आपका स्कोर जो है वो लो होगा। सो अगर आपने अपना स्ट्रक्चर अच्छा रखा है, अगर आपने उसको सीक्वेंस में और लॉजिकल वे में और पर्पसफुली रखा है, आपने कंट्रोल अच्छा रखा है, डायरेक्शन अच्छी दी है, अपनी सीक्वेंस को बिल्कुल लॉजिकल वे में लेके चले हैं, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हुए हैं तो आपने साइन पोस्टिंग शो की है, आपने पेशेंट को बताया कि लेट्स टॉक अबाउट योर डाइट, सो कैन यू टेल मी अबाउट योर डेली लाइफ, ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट योर हैबिट्स। तो इस तरह से आपने पेशेंट को एक सीक्वेंस में लेके चले हैं, एक पैटर्न में लेके चले हैं कि अब हमने ये डिस्कस किया है, नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। क्राइटेरिया है वो हमारा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और इसके ये 5 कंपोनेंट्स हैं। ये क्राइटेरिया ये शो करता है कि क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने पेशेंट को एक्टिवली लिसन किया, या उसने एकोइंग की, उसने इनकरेज किया जब पेशेंट बात कर रहा था, उसने पैराफ्रेज किया, या उसने शुरू में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे और फिर आगे चल के उसने क्लोज एंडेड क्वेश्चन की टेक्निक यूज़ की या नहीं। एंड प्लीज़ डू नॉट आस्क कंपाउंड और मल्टीपल क्वेश्चंस व्हेन यू आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, आस्क अ सिंपल एंड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। सो ये वो क्वेश्चंस हैं या ये वो टेक्निक हैं जिनको हम यूज़ करके जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो पेशेंट से, तो इन सारे सिनेरियोज़ को या इन सारे क्वेश्चंस को या इन सारे स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से हम समराइज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम पैराफ्रेज कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्राइटेरिया में व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन गिविंग। सो इट आल्सो हैज़ 5 सब क्राइटेरिया। इसका पर्पज़ ये है कि क्या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो नर्स है या डॉक्टर है, क्या वो जो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको अवेयर है उसके बारे में, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या पेशेंट को पहले से पता है और क्या उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए है। इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी डायलिसिस की, तो क्या उसको पता है कि डायलिसिस क्या चीज़ है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में, और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके लेवल पे आके आपने उसको समझाना है, और फिर आगे फर्दर अगर उसकी क्लैरिफिकेशन की या करेक्शन की ज़रूरत है तो आप वो इन्फॉर्मेशन मज़ीद उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप
पीरियोडिकली या स्टेप बाय स्टेप चलें और बीच में पॉज लें, बीच में ब्रेक लें और पेशेंट का रिस्पांस चेक करें कि जो कुछ मैंने पेशेंट को बताया है या जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, क्या उसने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से परसीव किया या नहीं किया, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। आपने उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते रहना है। फॉर एग्जांपल आप उससे पूछ सकते हैं कि इज़ दैट ओके फॉर यू, आर वी ऑन द सेम पेज, आई होप आई मेक इट क्लियर। तो इस तरह से आप पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। राइट, सो ड्यूरिंग रोल प्ले आपने पेशेंट को इनकर्ज करना है कि वो इंटरेक्शन रखे आपके साथ। इनकर्ज हिम टू आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्रेस हिज फीलिंग, जो भी डाउट्स हैं, जो क्लैरिफिकेशन उसको चाहिए है वो उसको दें और फिर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग उसको चेक करें कि वो उसने जो कुछ भी आपने कहा है उसने उसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। और फिर अगर उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उससे डायरेक्टली आप पूछें कि डू यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, वो बोलेगा यस या नो। तो इस तरह से आप अपनी जो रोल प्ले है या जो कन्वर्सेशन है उसको आपने स्मूथ लेके चलना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी पेशेंट को, अब उसने परसीव की है और उसने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, आप उससे पूछ लें। और अगर उसको और मज़ीद क्लैरिफिकेशन की या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप उसको वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगेन मैं वही कहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपनी जो डेली लाइफ है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, वहाँ पे हम कर रहे होते हैं। तो जो कम्युनिकेशन क्राइटेरिया है वो हमारा यूँ समझें कि एक तरह से जो क्लिनिकल पे हम जो चीज़ें हमारी कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, ये वो चीज़ें हैं। क्या वो चीज़ें हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है। और जब भी आपने रोल प्ले के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो रोल प्ले है या जो आपकी रिकॉर्डिंग है या जो आपका सब टेस्ट है वो इसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट असेस होगा। अगर आपने ये सारे कंपोनेंट फुलफ़िल किए हैं तो आपने अपना स्कोर हाई करने के लिए मैक्सिमम एफ़र्ट की है। ये असेसमेंट क्राइटेरिया ओईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। Let's talk about useful skills for OET speaking subtest. So step number 1, introduce yourself. The first step is introducing yourself. What is your role? And introduce in friendly manner. और एक पेशेंट के साथ एक रैपो बिल्ड करें, एक इस्टेब्लिश करें रैपो, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सेकंड स्टेप ये है कि जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करके आपने पेशेंट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपने इनिशियल जो क्वेश्चन करना है या ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देनी है जो क्यू कार्ड पे मेंशन होती है ऑलरेडी। स्टेप नंबर 3 ये है कि जो आपको क्यू कार्ड पे जो टास्क दिए जाएंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं और वो क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, बस आपने पैराफ्रेज करके रीफ्रेज करके उन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके न्यू वर्ड्स के साथ मेडिकल jargon को अवॉइड करके टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करके सिंपल वे में पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है और पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी लेना है। आपने इन्फॉर्मेशन देनी किस तरह से और इन्फॉर्मेशन को गैदर कैसे करना है वो हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत एक जो ना वो सिंपल वे में लेके चलना है, क्योंकि जो प्रिपरेशन टाइम है उसमें आपने जो अपना रोल प्ले है उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है कि मुझे इंट्रोड्यूस किस तरह से करना है पेशेंट को, और जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने आप को तो मुझे अपना रोल उसको बताना है कि मैं यहाँ पे एज ए नर्स काम करता हूँ या एज ए डॉक्टर काम करता हूँ या मैं एज ए फिजियोथेरापिस्ट हूँ यहाँ पे। और जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछने हैं तो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो मेरे क्वेश्चन के साथ, मेरे क्यू कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच होनी चाहिए मेरे क्वेश्चन के साथ। सेकंड ये कि जब मैं अपने टास्क पे जाऊँगा तो मैंने उसको एक सीक्वेंस में लेके चलना है। पहले मैंने ये चीज़ें पूछनी है पेशेंट से, उसको फिर मैंने ये चीज़ें बतानी है, फिर मैं उसको स्विच करूँगा फॉर एग्जांपल मेडिकल हिस्ट्री से ले, बाद में मैं फिर डाइट पे स्विच करूँगा, डाइट के बाद फिर मैं उसको जो एक्सरसाइज पे लेके आऊँगा, एक्सरसाइज के बाद फिर मैं उसको जो है वो लाइफ मॉडिफिकेशन पे हम बात करेंगे। तो इस तरह से आपने एक प्लान बना लेना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम। वो जो 2 से 3 मिनट का टाइम है उसको बहुत वाइजली आपने यूज़ करना है, क्योंकि वो गोल्डन टाइम है आपके पास। अगर आपने उसको स्ट्रक्चर अच्छा बनाया, अगर आपने प्लान अच्छा किया तो आप उसको एग्जीक्यूट भी अच्छा करेंगे। तो जो आपने प्लान किया होगा अगर उसको आपने एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से किया है तो आप अपने स्कोर को और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारी यूज़फुल स्किल हैं
जो 3 स्टेप आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इंट्रोडक्शन का, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का और जो टास्क कंप्लीशन का, उसको आपने अपने जहन में रखना है। अब 2-3 स्टेटमेंट को लिख लें किसी जगह पे कि अगर मैंने पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराना है डिफरेंट सेटिंग में तो किस तरह से कराना है, अगर मैंने अपना रोल बताना है तो मैंने किस तरह से बताना है, और क्या कौन से फ्रेंडली फ्रेजेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से एक रेपो बिल्ड कर सकता हूँ मैं पेशेंट के साथ। और अगर हम बात करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की तो ऑलरेडी क्यू कार्ड पे मेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी हुई है और वो पेन में है, आप उसको विज़िट करने गए हैं और वो अपनी कंसर्न शेयर कर रहा है, तो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो क्यू कार्ड में मिल गई थी कि पेशेंट वार्ड में है और उसकी ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि उसका डे 3 है पोस्ट ऑप का, आप उसको इनकरेज करने गए हैं डाइट के लिए बट वो हेजिटेंट है या वो रिलक्टेंट है क्योंकि उसको पेन है। सो आपको तो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पहले से मिल गई है कि जिस पेशेंट से आप बात करने गए हैं या जा रहे हैं उसके ये इश्यूज़ हैं, तो आप अपना रोल प्ले उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कर सकते हैं। स्टेप 3 जो मैंने आपको बताया कि जो टास्क वाला है उसका एक प्लान आपने बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है कि मुझे पहले ये क्वेश्चन पूछने हैं, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू करना है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे आके आपने फिनिश करना है। फिर जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, और जहाँ पे पेशेंट का एग्रीमेंट लेना है, येस नो का आंसर लेना है, वहाँ पे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप इस तरह से मिक्सचर एक बना के चलेंगे, ना सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं ना सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो इस तरह से आप अपना जो रोल प्ले है उसको, उसका जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जितना आप ऑर्गेनाइज होकर चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ओके जी, अगर हम बात करें नेक्स्ट यूज़फुल स्किल्स की तो उसमें है कंक्लूडिंग रोल प्ले, कि आप किस तरह से अपना जो रोल प्ले है उसको फिनिश कर सकते हैं, उसको कंक्लूड कर सकते हैं या उसको सम अप कर सकते हैं। तो जो कंक्लूजन है वो आपकी जो क्यू कार्ड है ना उसके साथ मैच होनी चाहिए। और जो भी आप अपनी कंक्लूजन में बात करेंगे या एडवाइस देंगे, या फॉर एग्जांपल कि आप पेशेंट को कह रहे हैं कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा आपका रिव्यू के लिए आप आएँ, या आप उसको कोई लीफलेट दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या उसकी मेडिकल कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसको कोई ब्रोशर दे रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपकी क्यू कार्ड के साथ मैच होनी चाहिए। आपके टास्क में लिखा होना चाहिए कि ऑफ़र अ ब्रोशर या लीफलेट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लिखा है कि आप उसको ऑफ़र करें लीफलेट और आप उसको कह दें कि लेट मी शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर सेकंड रिव्यू। तो यहाँ पे ये 4 एग्जांपल मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एनलिस्ट की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तो आप उसकी जो सारी कन्वर्सेशन जो आपके पेशेंट के साथ हुई है आप उसको समराइज़ कर लें कि लेट मी समराइज़ व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। जो भी आपने रोल प्ले के ड्यूरिंग जो डिस्कस की हैं चीज़ें आप उसको समराइज़ कर देंगे तो एक अच्छा कंक्लूजन बन जाता है। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आगे क्या होगा, आप उसको बता सकते हैं। या दूसरा आइडिया ये होता है कि कुछ आप पेशेंट पूछना चाहता है जो उसके लिए हेल्पफुल है, आप उसको अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकता है। और जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास अब वो ये भी है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन का लीफलेट दे सकते हैं अगर क्यू कार्ड में मेंशन किया गया है। तो ये सारे जो ना एग्जांपल मैंने आपको बताई है, ये इनको आप यूटिलाइज़ करके आप अपने रोल प्ले को कंक्लूड कर सकते हैं। तो समराइज़ कर सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं या उसको बता सकते हैं कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे क्या होगा। और दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर पेशेंट ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्ट वन ये है कि आप कोई लीफलेट या कोई ब्रोशर ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये वेज़ हैं जिनको आप यूज़ करके अपना जो रोल प्ले है उसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप कंक्लूजन की बात करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके क्यू कार्ड के साथ मैच हो। ओके जी, तो अब हम ये देखते हैं कि जो हेल्पफुल रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके सैम्पल टेस्ट तो ओईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और कुछ रोल प्ले जो ओईटी का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और एक पैटर्न का एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से रोल प्ले कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जीपीज़ बिहाइंड क्लोज डोर,
वहाँ से भी आपको कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से फिजिशियंस, नर्सेज पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल पोस्ट देयर, और या आप इसको मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और काइंडली हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अपना अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो प्रिपरेशन के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से, जिसमें हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब अगर आपको कोई प्रिपरेशन का मटेरियल भी चाहिए हो या कोई सजेशन चाहिए हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट हमें शेयर कर सकते हैं या अपना ईमेल आप हमें दे सकते हैं। वी विल बैक टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल्स से सारी चीज़ें कवर करूं, और फिर भी कोई बात अगर रह गई हो, कोई आपका कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख दें और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दे सकें। Soon I will bring another video for you, and thank you so much for watching this video. God bless you all.